वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए दोस्तों। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आप पढ़ रहे हैं, इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। श्री एजुकेशन ऐप पर जाइए, क्लास नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी आप क्लास नोट्स ले लेंगे तो बहुत भारी छूट चल रही है। होली धमाका ऑफर चल रहा है, 35% की छूट मिल रही है आपको। बस आपको ये कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा होली35, तो तुरंत आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का कोर्स तो वहाँ पे है ही, जीएस फाउंडेशन का कोर्स भी अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा क्लास नोट्स जो है ना, वो सभी के अलग अलग भी अवेलेबल हैं। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, जाके ले सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का दूसरा लेक्चर होगा और मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो कोर्स चल रहा है उसका 5वां लेक्चर है। अभी तक गुलाम वंश ही हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक है, ये सभी आप जानते ही हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश आए हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इतना तो आप सभी जान चुके हैं। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक है। और गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1210 ईस्वी में समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी अचानक ही मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। वो चौगान खेल रहा था लाहौर में, वहीं पे उसका एक्सीडेंट होता है, घोड़े से गिर जाता है और वो मर जाता है। ये आप सभी जान चुके हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह आया था, कुछ महीनों का मेहमान था। उसे गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया था। तो इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का सुल्तान बन चुका था। उसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको कहूँगा कि मोहम्मद गोरी के जो प्रमुख 3 गुलामों का नाम आप अभी याद रख लीजिए, इनका आगे काम आने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो आप जानते ही हैं, ये लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र संभाल रहा था। मोहम्मद गोरी का जो पूरा साम्राज्य था, इसके दासों ने आपस में बांट लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के हत्थे लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र आया था। यालदोजा गजनी वाला जो क्षेत्र था वो संभाल रहा था। कुबाचा उच्च और मुल्तान वाला क्षेत्र संभाल रहा था। उच्च मतलब जो सिंध वाला जो क्षेत्र है ना, वो संभाल रहा था। ये सब आप जानते ही हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यालदोजा और कुबाचा का नाम अभी आने वाला है। ये इल्तुतमिश को बहुत ही हद से ज़्यादा परेशान करेंगे, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इल्तुतमिश इसका जो है डट कर सामना करता है, अपनी सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इल्तुतमिश के बारे में जो महत्वपूर्ण बेसिक जानकारियाँ हैं ना, वो हम पढ़ते हैं। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक चलता है। ये तस्वीर देख लीजिए, इल्तुतमिश की है। बहुत खूबसूरत आदमी था ये, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इसकी खूबसूरती, इसका जो ये हैंडसम इतना था, इसी के वजह से ये गुलाम बन गया था। मैं आगे आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ। फ़िलहाल इस मैप पर नज़र डालिए। ये मैप देखिए जो डार्क रेड पे है, डार्क रेड कलर में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य था, छोटा सा, 1210 ईस्वी तक। इसके अलावा इल्तुतमिश का जब टाइम पीरियड आएगा, ये अपने टाइम पीरियड में अपना साम्राज्य को इतना बड़ा कर लेगा। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु होती है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अधीन राज्य थे उन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया था। जैसे राजस्थान के जो राजपूत थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा यूपी में कई शासक थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। बंगाल में भी अपने आप को शासकों ने स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ से यलदोजा और कुबाचा परेशान करने वाले थे इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश के सामने बहुत परेशानियां थीं, फिर भी इल्तुतमिश ने उनका डटकर सामना किया। और इल्तुतमिश ने न केवल अपने साम्राज्य को संभाले रखा, बल्कि अपने साम्राज्य को बढ़ाया भी, क्षेत्रफल बढ़ाया भी। तो इल्तुतमिश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेसिक जानकारी है इसका पूरा नाम। परीक्षा में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम है मलिक शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसे गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वो खुद एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। तो ये एक गुलाम का गुलाम है, ठीक है। और इल्तुतमिश को अपना दामाद भी बना लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना अपना दामाद भी इल्तुतमिश को बना लिया था।
अब मैं आपको कहानी बताता हूँ कि इल्तुतमिश को कैसे खरीदा ऐबक ने। हालांकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, इल्तुतमिश जो था ना, ये बहुत खूबसूरत था। इसके पिता का नाम इल्म खां था। इसके कई और भाई थे, वो इसके जैसे खूबसूरत नहीं हुआ करते थे, और इसके पिता इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अन्य भाइयों की अपेक्षा इसको ज़्यादा प्यार करते थे। इसके भाई जो थे ना, वो इसे जलते थे। जो सगे भाई नहीं, जो सौतेले भाई थे, क्योंकि इल्म खां की और भी पत्नियां थीं, उनके जो पुत्र थे लगेंगे तो इसके भाई ना, तो वो इसे जलते थे। इल्म खां जो इसके पिता थे, एक दिन कहीं घूमने के लिए कहीं गए हुए थे बाहर, तो इसके भाइयों ने इसको उठाकर किसी बाज़ार में जाकर बेच दिया, गुलाम के तौर पर बेच दिया। उसके बाद ये कई बार खरीदा गया, कई बार बेचा गया। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहम्मद चुस्त कबा था। उसने इल्तुतमिश को ख़रीद लिया और उसने देखा इल्तुतमिश इतना सुंदर है, इतना ये होनहार भी हो गया था, बहादुर भी हो गया था। तो ये इतना होनहार, इतना बहादुर हो गया, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा कीमत पे बेचने को सोच लिया। किसने? चुस्त कबा ने। मोहम्मद चुस्त कबा ने एक बार इसको ख़रीदा था। इसकी खूबसूरती, इसका जो ताकत, इसकी बहादुरी देखकर इसका बहुत ज़्यादा कीमत लगा दी और इसको बुखारा के बाज़ार में बेचने के लिए वो ले गया। बुखारा जो जगह है ना, आज उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ के बाज़ार में, गुलाम जो बाज़ारों की मंडी लगती है, वहाँ पर इसको ले गया बेचने के लिए। तो एक बार कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, गजनी आया था खरीदने के लिए इसको। एक बार कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि गौरी आया था खरीदने के लिए, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी, वो खरीद नहीं पाया था। जब वो गौरी खरीद नहीं पाया तो गौरी ने गुस्से में आकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कह दिया कि इल्तुतमिश को, अर्थात इस गुलाम को, अब कोई नहीं खरीदेगा। अर्थात ना ये बुखारा के बाज़ार में बिकेगा और ना ही ये गजनी के बाज़ार में बिकेगा। और वहीं गौरी के साथ जो था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी ये बहुत पसंद आया। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए मोहम्मद गौरी का जो नियम बना दिया, जो प्रतिबंध लगा दिया, उसको तोड़ तो सकता नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद चुस्त कबा, जो इसके मालिक थे इल्तुतमिश के, उसको कहा कि भाई मैं आपसे इसको ख़रीद तो लेता, जितनी मर्जी कीमत लगाई है आपने, मैं ख़रीद तो लेता, लेकिन मेरे जो मालिक हैं मोहम्मद गौरी, उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इस वजह से आप ना इसको बुखारा में बेच पाओगे और ना ही गजनी में बेच पाओगे। तो एक काम करो, आप इसको दिल्ली ले आओ और दिल्ली में मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। तो ऐसा ही किया गया। इल्तुतमिश को दिल्ली ले जाया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़रीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़रीद लिया, इसलिए इसको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। अब समझ में आ गया आपको? अब ये इतना बहादुर था। इसकी बहादुरी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। 1205 और 1206 का टाइम पीरियड है। खोखरों का दमन करने के लिए एक अभियान चलाया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसने साथ था, और इसके साथ ही इल्तुतमिश भी वहाँ पर था। इल्तुतमिश ने खोखरों के दमन में एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई थी। इससे खुश होकर ना आगे चलकर इसको बदायूं का सूबेदार बना दिया था। ऐबक की जब मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में, उस समय ये बदायूं का सूबेदार हुआ करता था, या कहा जाए इक्तेदार हुआ करता था। ठीक है, इक्तेदार जो शब्द आया है, इक्तेदार शब्द आया तो एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इल्तुतमिश ही वो पहला सुल्तान था जिसने प्रशासनिक तौर पर इक्तेदारी व्यवस्था लागू की थी। इक्तेदारी व्यवस्था ये था कि किसी व्यक्ति को ज़मीन दे दी जाती थी और वहाँ का सूबेदार या वहाँ को उसको संचालित करने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाती थी। इक्ता मतलब भूमि होती है। इक्ता का मतलब क्या है? भूमि। तो भूमि का मालिक बना देना किसी को, या उसको इक्तेदार बना दिया, बात एक ही है। ठीक है, तो इक्तेदारी प्रथा क्या है कि किसी को कोई ज़मीन दे देना, बहुत बड़ा हिस्सा दे देना, कोई क्षेत्र दे देना भूमि का, उसके बाद उसको वहाँ का सूबेदार बना देना या उसको संभालने के लिए उसको दे देना। तो हालांकि इक्तेदारी प्रथा इससे पहले भी थी, लेकिन वो ऐसे प्रचलन में नहीं थी। कभी कभार कोई ऐसा जो है यूज़ करता था, लेकिन प्रशासनिक तौर पर इसको लागू करने का, इस प्रथा को प्रशासनिक स्तर पर लाने की जो भूमिका है वो इल्तुतमिश ने निभाई। तो इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत प्रशासनिक स्तर पर किसने की? इल्तुतमिश ने की पहली बार।
अब ऐबक की जब मृत्यु होती है, ये बदायूं का सूबेदार होता है, ये बात याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछी जाती है। इसके अलावा दिल्ली का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो आप आंख बंद करके इल्तुतमिश का नाम ले लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम मत लीजिएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लीजिए, लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा वो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि इल्तुतमिश ही वो ऐसा पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने इसकी राजधानी लाहौर से दिल्ली परिवर्तन की थी। राजधानी दिल्ली लाने वाला जो शासक था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह थे, इनके टाइम पीरियड पर लाहौर राजधानी हुआ करता था। तो दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है? ऐसा साम्राज्य जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाकर साम्राज्य चलाया हो, तो वो ऐसा करने वाला इल्तुतमिश था, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो एक तो राजधानी वाला ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके अलावा इल्तुतमिश जो था ना, वो दासता से बिल्कुल मुक्त हो गया था और इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। और इसने खुद सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, इसको मान्यता मिली थी। जो उस समय खलीफा हुआ करते थे ना, बगदाद के खलीफा हुआ करते थे, उन्होंने उसको मान्यता दी थी, उन्होंने उसको सुल्तान की उपाधि दी थी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसको सुल्तान की उपाधि मिली थी या जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी वो इल्तुतमिश है, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि नहीं मिली थी, ना ही उसने खुद सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। उसने तो मलिक और सिपहसलार की उपाधि ग्रहण की थी, ये सब आप जानते हैं। तो इतना आप समझ गए आएंगे, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान यही मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि 1229 ईस्वी में 1206 से लेकर 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1211 के बाद 1236 तक इल्तुतमिश का टाइम पीरियड होता है। तो देख लीजिए कितने टाइम पीरियड के बाद जब इसका शासन का आखिरी दौर चल रहा होता है, तब बगदाद के खलीफा उस समय अल मुंतसिर बिल्लाह थे, उन्होंने इसको सुल्तान की उपाधि दी थी, ठीक है। और इल्तुतमिश ने नियुक्ति पत्र भी हासिल किया था इस खलीफा से। नियुक्ति पत्र को उस समय खिलयत कहा जाता था, खिलयत कहा जाता था, ठीक है, खिलयत। अब गद्दी पे तो बैठ गया था इल्तुतमिश, लेकिन इल्तुतमिश का गद्दी पर बैठना इतना आसान नहीं था, बहुत ही विरोध इसका था। ये कहा जाता है ना एक डायलॉग कि कांटों का ताज पहनकर ये बैठा था गद्दी पर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है गजनी पर उस समय जो शासन कर रहा था यलदौजा था। यलदौज कौन था? मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का साथी गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड पर भी ये परेशान कर डालते, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें अपना रिश्तेदार बना रखा था। आपको बताया था यलदौजा की पुत्री से विवाह कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा अपनी बहन का विवाह उसने कुबाचा से कर दिया था, और कुबाचा कहाँ पे था? मुल्तान और उच्छ वाले क्षेत्र में था। ये भी बहुत परेशान करने वाला था। इसके अलावा चंगेज खां का आक्रमण होने वाला था, गजनी वाले क्षेत्र से चंगेज खां का आक्रमण होने वाला था। उस आक्रमण का क्या परिणाम निकला या वो खतरा टला या नहीं, ये सब आप पढ़ेंगे। इसके अलावा बंगाल की समस्या, ज्यों ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है त्यों ही उस समय जो अली मर्दान खां थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ही अधीन एक गवर्नर हुआ करते थे, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। ज्यों ही मृत्यु होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, त्यों ही अली मर्दान खां ये घोषणा कर देते हैं हम स्वतंत्र हैं, और बंगाल जो साम्राज्य था उसके वो शासक बन जाते हैं। और ये घोषणा कर देते हैं कि लखनऊती, जो आज बांग्लादेश और आपका पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है क्षेत्र, लखनऊती को राजधानी अपना वो घोषित कर देते हैं। तो ये बंगाल की समस्या से कैसे उभरा ये भी आप पढ़ेंगे। और कुछ शासकों का भी विरोध हो गया था, लोकल शासक जो थे, जैसे राजस्थान में कई राजपूत जो शासक थे, हिंदू शासक थे, उनका भी विरोध होना शुरू हो गया था। इसी प्रकार अवध, बनारस जो यूपी वाले कई क्षेत्र हैं ना, वहाँ से भी विरोध होना शुरू हो गया था। इसके अलावा कई जो तुर्क अमीर थे वो भी विरोध कर रहे थे।
तुर्क मतलब जो तुर्की अमीर थे। अमीर मतलब ये मत समझिए कि पैसों से अमीर। अमीर उस समय जैसे आज आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर है ना, उस समय अमीर जो थे ना वो दिल्ली सल्तनत के अधीन अधिकारी हुआ करते थे। जो अमीर थे हुआ करते थे, अधिकारी जो हुआ करते थे, जैसे सेनापति ये सब हुआ करते थे, ये अगर चाहते तो किसी राजा को गद्दी पे बैठा भी सकते थे और ये किसी राजा को गद्दी से हटा भी सकते थे, इतनी पावर थी इनके पास। तो तुर्क अमीर जब आएगा, अब ये मत सोचिएगा कि ये कुछ और शब्द है। अमीर का मतलब वहाँ पे वो अधिकारियों से है, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम को कैसे कैसे उसने संभाला इल्तुतमिश ने, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम, महत्वपूर्ण प्रॉब्लम, वो गजनी के यलदौज की थी। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और गद्दी पर इल्तुतमिश जब बैठता है, तब यलदौज कहता है कि ये जो दिल्ली वाला जो शासन है, जो हिंदुस्तान का जो राजा है, साम्राज्य जो है, सुल्तान जो है, वो मैं बनूंगा, हमारा हक है, इल्तुतमिश का हक नहीं है, यलदौज का ये कहना था। और वहीं बगल में कुबाचा भी था। 1211 की घटना मैं आपको बताता हूँ। ज्यों ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है, तुरंत कुबाचा ने लाहौर पर अधिकार कर लिया, लाहौर पर अधिकार कर लिया। अब मैप में आप देखिए, यहाँ पे ख्वारिज्म साम्राज्य है और यहाँ पे गजनी साम्राज्य, और गजनी वाला जो क्षेत्र है वो किसके हाथ में है? यलदौज के हाथ में है, ठीक है। और यहाँ पे मुल्तान वाला क्षेत्र है, आप समझ पा रहे हैं ये, ठीक है। तो ख्वारिज्म साम्राज्य के उस समय जो शासक थे, ख्वारिज्म शाह थे, या जिन्हें सुल्तान शाह भी कहा जाता है। सुल्तान शाह ने युद्ध छेड़ दिया किसके खिलाफ? यलदौजा के खिलाफ। ये यलदौजा यहाँ पे था ना, बगल में इनका पड़ोसी, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, यलदौजा को हरा दिया। यलदौजा को वहाँ से भागना पड़ा, गजनी छोड़ के यलदौजा को भागना पड़ा। आएगा तो बेचारा कहाँ आएगा? आएगा तो वो भारत की तरफ आएगा। उसने लाहौर क्षेत्र में गया, कुबाचा को हरा दिया, कुबाचा से लाहौर छीन लिया। याद रखिए, कुबाचा ने क्या किया था? 1211 में लाहौर पर अधिकार कर लिया था, ज्यों ही दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था। लेकिन कुछ समय बाद यलदौज पर आक्रमण हो जाता है, ख्वारिज्म शाह का या सुल्तान शाह का, जो ख्वारिज्म वंश से संबंधित थे। तो मजबूरन गजनी छोड़कर यलदौज को भागना पड़ता है। आएगा तो कहाँ आएगा? भारत की तरफ ही आएगा। जब वो भारत की तरफ आया, लाहौर क्षेत्र जो कि कुबाचा के अधिकार में था, वहाँ पर यलदौज ने अधिकार कर लिया। इसके अलावा पंजाब का कुछ रीजन भी उसने अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ पे वो अपना शासन चलाने लग गया। इसके अलावा उसके बाद उसने सपना देखना शुरू कर दिया यलदौज ने कि वो अब दिल्ली पे अटैक करेगा और दिल्ली का जो शासन इल्तुतमिश के हाथ में है वो उसके हाथ में आएगा। ये सपने वो देख रहा था। इसके तहत उसने कई उपहार भी भेजे थे। किसको भेजे थे? इल्तुतमिश को भेजे थे। उस समय जो इस प्रकार के इसने उपहार भेजे थे जो अपने गवर्नर को भेजे जाते थे। जैसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत है और दिल्ली को राजधानी बनाकर कोई सुल्तान अपना शासन कर रहा है और बंगाल भी उसके अधीन है, तो बंगाल में उसने एक गवर्नर नियुक्त किया होगा ना, वो बंगाल के गवर्नर को समय समय पर ऐसे उपहार भेजेगा जो एक राजा को अपने गवर्नर को भेजे जाते हैं। इसी प्रकार जो यलदौज था उसने भी इल्तुतमिश को उपहार भेजे और ये जाहिर करने का प्रयास किया, ये साबित करने का प्रयास किया कि जो इल्तुतमिश है वो यलदौज का प्रतिनिधि है, अर्थात जो इल्तुतमिश है ना वो यलदौज के ही अधीन है। उसके बाद जब पानी सर से ऊपर चला गया, इल्तुतमिश को लगा कि हाँ अब यलदौज भारत पर आक्रमण कर देगा, और सच में उसने भारत पर आक्रमण कर ही दिया। और एक युद्ध होता है, तराइन नामक जगह पर युद्ध होता है, जहाँ से पहले ही तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध हो चुका था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। वहाँ पर तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1216 ईस्वी में। 25 जनवरी 1216 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है और ये युद्ध यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में होता है। यलदौज इसमें हार जाता है, यलदौज को बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाकर बदायूं भेज दिया जाता है और वहाँ पे बाद में मरवा दिया जाता है। तो ये यलदौज की कहानी ख़त्म। यलदौज की जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। ये तराइन का तीसरा युद्ध कहीं कहीं 1215 भी आपको आ जाएगा। ये 1215 के आखिरी महीनों में शुरू हुआ था, लेकिन एक ही दिन तो युद्ध होता नहीं है। समाप्त कब हुआ था? 25 जनवरी 1916
25 जनवरी 1216 को समाप्त हुआ था, तो वही डेट आपको यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध जो समाप्त हुआ था 25 जनवरी 1216 ईस्वी को। इसमें याल्दोज का काम खत्म। अब 1216 ईस्वी में आप ध्यान दीजिए, जो याल्दोज की समस्या उसने समाप्त कर दी, सॉल्व कर ली है। उसके बाद 1221 में चंगेज खां का आक्रमण हो जाता है। चंगेज खां की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था दोस्तों, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इतनी तेज़ी से इसने अपना साम्राज्य फैलाया था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये देख लीजिए मैप में इसने कितना बड़ा साम्राज्य फैला दिया था। इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ये मैप देखिए। मंगोल साम्राज्य लगभग 1219-20 के आसपास का इतना बड़ा साम्राज्य फैला दिया था। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक ही यही था, चंगेज खां। इसे तेमुचीन भी कहा जाता था, तेमुचीन भी इसका नाम था। ये जो है मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। 1206 ईस्वी में इसने स्थापना की थी मंगोल साम्राज्य की, और 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है। उस समय इतना इसका कहर था, इतना डर था, लोग इसको खुदा का कहर मानते थे, इतना इसका डर था। बहुत ही खतरनाक था, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, इससे सभी शासक डरते थे। उस समय के आसपास वाले क्षेत्र सब जानते थे इसके बारे में, सब इससे डरते थे। अब होता क्या है, देखिए मंगोल यहाँ पर है, मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये मंगोल हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ख्वारिज्म साम्राज्य है, इसने अपना क्षेत्रफल बढ़ा लिया था। अर्थात जो गजनी वाला जो क्षेत्र था, जहाँ पे पहले यल्दोज का राज था, उस क्षेत्र को भी इसने अपने अधिकार में कर लिया था। ये आपने पढ़ ही लिया। और इस समय ख्वारिज्म साम्राज्य में शासक कौन थे? जलालुद्दीन मंगबरनी। ये कौन है? अभी इससे पहले ख्वारिज्म शाह थे ना, ख्वारिज्म वंश के जो शासक ख्वारिज्म शाह थे या सुल्तान शाह थे, उन्हीं का ये पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी। अब मंगोल साम्राज्य के जो संस्थापक चंगेज खां, ये अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे बहुत तेज़ी से। तो इनका जो पड़ोसी ख्वारिज्म साम्राज्य है, जिसके शासक जलालुद्दीन मंगबरनी हैं, इनके दरबार में इन्होंने एक दूत भेजा। इस चंगेज खां ने एक दूत भेजा, और उस दूत ने जाकर कहा कि मंगोल जो शासक चंगेज खां हैं, उनका हुक्म आया है कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो जलालुद्दीन मंगबरनी ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली, उस दूत का गला काट दिया और उसको चंगेज खां के पास भेज दिया। और कई इतिहासकार बताते हैं जो दूत भेजा था वो कोई और नहीं, वो चंगेज खां का भाई ही था। कई इतिहासकार बताते हैं, हालांकि मतभेद है, कहानी के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। बस फैक्ट पर ध्यान दीजिए। जैसे फैक्ट क्या है, चंगेज खां का आक्रमण 1221 में हुआ था। तो इससे गुस्सा आ जाता है चंगेज खां को, तो वो पूरे ख्वारिज्म साम्राज्य का सत्यानाश कर देता है। ये मैप देखिए, पूरा सत्यानाश हो गया। अब ये पूरा ख्वारिज्म साम्राज्य यहाँ से समाप्त हो गया है। ठीक है, ख्वारिज्म साम्राज्य समाप्त हो जाता है। एक युद्ध लड़ा जाता है 1221 ईस्वी में। उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ इंडस। बैटल ऑफ इंडस, ये चंगेज खां और मंगबरनी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। मंगबरनी इतना तेज भागा था, वो सिंध नदी में कूदकर उस पार भाग गया था। उसके बाद लाहौर वाले क्षेत्र में और पंजाब वाले क्षेत्र में आकर वो बस गया। उसके बाद उसने एक मैसेज भिजवाया। किसने? मंगबरनी ने, जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश को एक मैसेज भिजवाया कि मेरी रक्षा कीजिए, चलिए हम दोनों जने मिल जाते हैं और चंगेज खां को मार देते हैं। लेकिन इससे पहले ही चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास मैसेज भिजवा दिया था कि अगर इल्तुतमिश ने मंगबरनी का साथ दिया तो वो दिल्ली सल्तनत को भी तबाह कर देगा। तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने एक दिमाग से काम लिया। उसने इस मैटर को जो है छोड़ ही दिया। इस मैटर पर पढ़ने की उसने जो है नहीं ठानी। उसने जलालुद्दीन मंगबरनी को मैसेज पहुँचा दिया कि साहब ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, यहाँ पर जलवायु जो है, यहाँ पर जो मौसम है आपके रहने लायक नहीं है, तो हम आपकी यहाँ पर कोई खिदमत नहीं कर सकते हैं। तो बहुत दिमाग से, बहुत सावधानी से उसने इस मैटर को हटा दिया और चंगेज खां वापस चला गया। तो 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो खतरा है समाप्त हो जाता है। तो इल्तुतमिश ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस चंगेज खां के आक्रमण को भारत में नहीं होने दिया, अर्थात दिल्ली सल्तनत पर नहीं होने दिया।
तो ये खतरा भी टल जाता है। तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद अगली प्रॉब्लम जो थी कुबाचा की थी। कुबाचा बहुत परेशान कर रहा था। कुबाचा ने परेशान करना 1211 में शुरू किया था और 1227 तक वो परेशान करता ही रहा। जैसा कि पहले बताया आपको कि कुबाचा ने 1211 में लाहौर पर अधिकार कर लिया था, याद है ना। लेकिन यल्दौज आया था और लाहौर छीन लिया था और यल्दौज को 1216 ईस्वी में मार दिया गया, समाप्त कर दिया गया तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन वहाँ पर इल्तुतमिश ने एक गलती कर दी। इल्तुतमिश ने यल्दौज को मारने के बाद न तुरंत लाहौर पर अधिकार नहीं किया, इसलिए कुबाचा ने फिर से लाहौर पर अधिकार कर लिया। लेकिन लाहौर पर अधिकार करने के साथ कुबाचा क्या कर रहा था, अपना क्षेत्र और बढ़ा रहा था। इसी डर से 1217 ईस्वी में कुबाचा को मंसूरा के स्थान पर हराया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश ने जो है आक्रमण किया कुबाचा पर और 1217 ईस्वी में मंसूरा नामक स्थान पर हराया। पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर हराया। लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। लाहौर को लेकर और पंजाब वाले क्षेत्र को लेकर कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच में संघर्ष बना रहा। और उस बीच 1221 में आपको पता है कि चंगेज खां का आक्रमण हो जाता है। तो 1221 से लेकर 1224, 25, 26 ये जो टाइम पीरियड है ना पूरा, ये अपने उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को देखता ही नहीं के मामले में ना बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। तो इसलिए कुबाचा को कोई हानि नहीं होती है इल्तुतमिश के द्वारा, तो कुबाचा आराम से अपना शासन कर रहा होता है। जो भी उसका सामना होता है वो सामना होता है मंगबरनी से। तो वो सब आपके काम की कहानी नहीं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। जब 1227 ईस्वी तक मंगबरनी जो ख्वारिज़्म साम्राज्य का शासक था उसका भी डर ख़त्म हो जाता है और चंगेज खां मृत्यु हो जाती है 1227 में, उसका भी डर ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद इल्तुतमिश दोबारा कुबाचा पर आक्रमण करता है और इस बार कुबाचा को हरा कर और उसे कहता है कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दीजिए। तो कुबाचा ने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया और उसने सुसाइड कर लिया। 26 मई 1228 ईस्वी में कुबाचा ने सिंध नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। तो ये कुबाचा का भी काम सत्यानाश हो गया, काम ख़त्म हो गया। तो यल्दौज की समस्या कैसे ख़त्म की वो भी आपने देख ली है। यल्दौज की समस्या ख़त्म कैसे की? तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें मैं आपको कहानी के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको सभी याद रखने हैं। इसके अलावा चंगेज खां का आक्रमण 1221 में आपको याद रखना है। उसमें ख्वारिज़ साम्राज्य का जो शासक था जलालुद्दीन मंगबरनी था, ये सब आपको पता ही है। उसके कुबाचा को कैसे समाप्त किया? 1228 ईस्वी में इसने खुद सिंध नदी में कूदकर जान दे दी थी। इसके अलावा बंगाल समस्या, जैसा कि आपको बताया, ज्यों ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है अली मर्दान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अली मर्दान कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गवर्नर था, उसने अपना गवर्नर नियुक्त किया था अली मर्दान नामक एक व्यक्ति को। लेकिन ऐबक की मृत्यु होती है तो यहाँ पर ये अपने ही स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए और लखनऊती को अपनी राजधानी बना लिया इसने। उसके बाद 1212 ईस्वी में एक व्यक्ति था इवाज शाह। इवाज शाह ने अली मर्दान खां को मार दिया। अली मर्दान खां को मार दिया और खुद एक उपाधि ग्रहण की, गयासुद्दीन इवाज। अब किसका साम्राज्य आ गया बंगाल वाले क्षेत्र में? गयासुद्दीन इवाज शाह। इसकी भी राजधानी लखनऊती थी। अब 1212 ईस्वी से लेकर 1225 ईस्वी तक तो कुछ नहीं कहा इल्तुतमिश ने, क्योंकि वो खुद परेशान था। चंगेज खां, यल्दौज और कुबाचा से परेशान था, तो वो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में परेशान था। जब वहाँ से वो फ्री हुआ तब उसने जो है भारत के पूर्वी दिशा में देखना शुरू किया और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल के विरुद्ध अभियान छेड़ा और वहाँ का जो शासक गयासुद्दीन इवाज था इसने तुरंत इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। ज्यों ही इल्तुतमिश वापस दिल्ली आया, इवाज शाह ने फिर से बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दी। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई। तो इस बार इल्तुतमिश खुद नहीं जाता है, अपने पुत्र को भेजता है। 1227 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद को वो बंगाल भेजता है
और बंगाल में जाकर वो गयासुद्दीन इवाज शाह को समाप्त करता है और बंगाल को स्वतंत्र करता है और लखनौती पर अधिकार कर लेता है। तो ये बात थी। अब नसीरुद्दीन महमूद खुद बंगाल को संभाल रहा होता है, लेकिन 2 साल के बाद 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। ठीक है, 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश ने सपने सुजोए थे कि मेरे बाद जो है नासिरुद्दीन महमूद शासक बनेगा, अगला दिल्ली का सुल्तान बनेगा, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाता। बहुत बड़ा झटका लगता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा बनाया था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा का पिता कहा जाता है, या मकबरा का बनाने वाला पितामह कहा जाता है। और भारत का पहला मकबरा था ये मकबरा दिल्ली में है। सुल्तानगढ़ी मकबरा इसका नाम है, सुल्तानगढ़ी मकबरा इसको कहते हैं। तो भारत का पहला मकबरा बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? इल्तुतमिश था। इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर जो है ये मकबरा बनाया था। इस मकबरा का नाम है सुल्तानगढ़ी मकबरा, दिल्ली में है ये। ठीक है, 1229 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है ना, तो फिर मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का ने बंगाल पर जो है अधिकार कर लिया। ये भी एक गवर्नर ही था इन्हीं के अधीन। इसने भी अपने आप को जो है बंगाल का अगला शासक घोषित कर दिया, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1230 ईस्वी में एक अभियान भेजते हैं इल्तुतमिश और बंगाल को अपने अधीन कर लेते हैं। उसके बाद बंगाल वाला जो क्षेत्र है ना, वो किसको संभालने के लिए दे दिया जाता है? अलाउद्दीन जानी को। मलिक अलाउद्दीन जानी को बंगाल का गवर्नर जो है बना दिया जाता है और वो बंगाल संभालता है। इस प्रकार बंगाल की समस्या को भी उसने हटा दिया था, अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर को जीता। रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है। रणथंभौर का किला भी जीता। ये उस समय की अकल्पनीय कहानी थी, मतलब उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता कि रणथंभौर को भी कोई जीत सकता है। तो बहुत ही मुश्किल कार्य 1226 ईस्वी में इसने रणथंभौर को जीत लिया। इसके अलावा ये देख लीजिए रणथंभौर का किला है। ठीक है, इसके अलावा 1227 ईस्वी में मंदसौर, ये भी राजस्थान में पड़ता है, मंदसौर को भी जीत लिया 1227 ईस्वी में। देख रहे हैं एक एक करके ये अपने जो विरोधी शासक थे उनको जीतता चला गया, इसलिए इसका साम्राज्य बढ़ा। और 1232 ईस्वी में ग्वालियर विजय इसकी थी। ग्वालियर अभियान इसने 1231 में शुरू किया था और 1232 में ग्वालियर विजय हो गई थी। उस समय मंगल देव वहाँ के शासक थे। जब ये ग्वालियर अभियान पर गया था तो दिल्ली का जो शासन था वो खाली था। दिल्ली में इसने अपनी पुत्री को बैठा रखा था। इसकी पुत्री जो रजिया थी, आगे चलकर वो भी सुल्तान बनेगी, सुल्ताना बनेगी। ठीक है, रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जानी जाएगी। तो ग्वालियर अभियान पर जब ये गया था तो अपनी बेटी को इसने दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए दे दी थी। जब ये वापस आया तो इसने देखा कि इसकी पुत्री ने बहुत अच्छी तरीके से 1 वर्ष तक, मतलब ये अभियान में था लगभग 1 वर्ष के आसपास, 10 या 11 महीने के आसपास। तो 10-11 महीने इसने दिल्ली को इसकी पुत्री ने बहुत अच्छा संभाला था। ये बहुत खुश हुआ तो इसने कह दिया कोई बात नहीं, मेरा एक पुत्र मरा है ना, नासिरुद्दीन जो महमूद की मैंने आपको बात बताई थी, लेकिन अब दिल्ली की अगली सुल्ताना मेरी पुत्री रजिया बनेगी। इसने ये घोषणा कर दी थी। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता, कुछ महीनों के लिए फिरोज शाह आ जाता है, वो आगे हम चलकर देखेंगे ही। इसके अलावा भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी मकबरा इसी ने बनवाया था। ये दिल्ली में है, ये देख लीजिए मकबरा। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी मकबरा ये इसी ने अपने पुत्र के कब्र के ऊपर बनाया था। इसके अलावा सिक्कों के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सबसे पहले अरबी सिक्कों की शुरुआत इसी ने करवाई। और वो अरबी सिक्के कौन थे? वो अरबी सिक्के चांदी के टका और तांबे के जीतल थे। ठीक है, चांदी के टका और तांबे के जीतल, अर्थात 2 सिक्के, टका और जीतल, 2 प्रकार के। जो टंका थे वो चांदी के बने हुए थे, जो जीतल था वो तांबे का बना हुआ था। इसके अलावा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत भी इसने की। मतलब टकसाल जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, इसने दिल्ली में एक टकसाल खोली थी। एक टकसाल
बनवाई थी जहाँ पर सिक्के बनते थे, और हर सिक्के में टकसाल का नाम लिखवाने की जो परंपरा है इसी ने करवाई थी। जैसे आज देख लीजिए पैसों पर, नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है ना, उसी प्रकार सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इसी ने शुरू की थी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया था जिसे चालीसा या चहलगानी कहा जाता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चहलगानी या चालीसा जो 40 योग्य तुर्कों को मिलाकर बनते थे, तुर्क अमीर या तुर्क सरदारों को मिलाकर गठित किया जाता था, वो किसने शुरुआत की थी? वो इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। 40 योग्य तुर्क सरदारों को मिलाकर एक दल गठित किया था जिसे चालीसा या चहलगानी कहा जाता था, वो इसी ने गठित करवाया था। वो सुल्तान की मदद करते थे, सुल्तान को जो हेल्प करते थे। इसके अलावा इब्न बतूता का नाम आगे आएगा, एक यात्री था। तो इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो इल्तुतमिश था इसने अपने दरबार के बाहर संगमरमर के 2 शेर की मूर्तियां स्थापित की थी, और उन मूर्तियों में के गले में घंटियां या जंजीर को लपेटा हुआ था। जिसे भी न्याय मांगना होता था उस घंटी को या उस जंजीर को वो जो है बजाता था, तो उसको न्याय मिलता था। तो ये इब्न बतूता ने कहा है। इसके अलावा कुतुब मीनार का जो कार्य है पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार जो बनवाने का जो शुरुआत की थी वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन कार्य को समाप्त किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश ने करवाया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, और इसका जो मकबरा है दिल्ली में है। कुतुब मीनार के पास ही इसका मकबरा है दिल्ली में, ठीक है। इसके पहले जो ऐबक के बारे में आपको बताया उसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। इसने देख लीजिए अपना साम्राज्य इतना फैला दिया था। समझ पा रहे हैं आप ना? तो ये था इल्तुतमिश के बारे में पूरी जानकारी। होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। इल्तुतमिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गुलाम वंश में बलबन भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी इतना ही डिटेल में आपको बताऊंगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लास नोट ज़रूर ले लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। ये क्लास नोट्स पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो श्री एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। श्री एजुकेशन लिख कर सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर। स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, SHRI स्पेस डालकर एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे, आ जाएगा चैनल। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।